हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नर्मदा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सांबर लेक को लेकर के। तो सांबर लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, सबसे पहले सांबर लेक के हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। सांबर लेक राजस्थान स्टेट की कैपिटल है जयपुर और जयपुर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। सांबर लेक जो है वो हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक के रूप में भी लोकेटेड है। यहाँ से सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। मुगल डायनेस्टी के टाइम से यहाँ पर सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद में इस एरिया को मीन्स सांबर लेक वाले एरिया को जयपुर और जोधपुर प्रिंसली स्टेट ने अपने अंडर कर लिया था। ये जो सांबर लेक है, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। 2019 में लगभग 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की यहाँ पर एवियन बोटुलिज्म की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से भी ये सांबर लेक जो है वो न्यूज़ में रही थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस सांबर लेक को वेटलैंड साइट का डेजिग्नेशन दिया हुआ है। 1990 में इसको इम्पोर्टेंट वेटलैंड साइट का डेजिग्नेशन दे दिया था। यहाँ पर वेजिटेशन की अगर हम बात करें सांबर लेक के आसपास वाले एरिया में, तो यहाँ पर जीरोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो ड्राई कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो रेगुलर बनी रहे। ये जो सांबर लेक जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजर्ट सर्किट में इंक्लूड किया है। अब ये डेजर्ट सर्किट क्या है? 2014-15 की बात है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारी कंट्री में टूरिज्म सेक्टर को हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। इसके लिए उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया और स्कीम का नेम था स्वदेश दर्शन स्कीम। यहाँ पर इस स्कीम के अंडर हमारी कंट्री के जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट के बेसिस पर, अलग अलग थीम के बेसिस पर उनको एक साथ अप्लाई किया। जैसे कि अगर हम बात करें डेजर्ट सर्किट की, तो इसमें डेजर्ट वाले एरिया में, इंडिया में आप सभी को पता है कि वेस्टर्न पार्ट पर डेजर्ट एरिया जो है लोकेटेड है, तो डेजर्ट पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट साइट जो होंगी वो इसमें इंक्लूड की जाएंगी। और इसमें जब भी कोई टूरिस्ट जो है वो इंडिया की विजिट पर आएंगे तो उनको इस बेसिस पर जो है वो इंडिया की विजिट करवाई जाएगी। ओके, तो इसमें ना सिर्फ जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनके लिए अट्रैक्शन क्रिएट होता है, बल्कि अलग अलग थीम बेसिस पर जब क्रिएट किया जाता है तो एक कंबाइंड फॉर्म में उस प्लेस को व्यू करने का जो एक अलग ही अट्रैक्शन देखने को मिलता है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगा। मीन सिंपल वे में अगर हम समझें तो टूरिज्म सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव जो हैं स्टार्ट किए गए हैं। तो ये सांबर लेक से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। वो एस्पायरेंट जिनका टारगेट है 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स को देना या यूपीएससी को क्रैक करना, वो हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर वो स्टूडेंट्स जिनको रेगुलरिटी बनाए रखने में, अपनी एजुकेशन में, अपनी स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हमारे जो मेंटोर है वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देते हैं और आपकी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है, उनको डेली बेसिस पर कवर अप इस तरीके से करवाने की कोशिश की जाएगी कि प्रीलिम्स से पहले जो है वो आपका सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट होगा, आपका जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट होगा। प्लस में जो है अगर हम बात करें तो डेली बेसिस टारगेट पर आपको MCQ और इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो रेगुलर बनी रहे। तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल होगा। वहाँ जाकर के इसके फीचर्स को और आप जाकर के स्टडी कर सकते हो। इसमें ना सिर्फ जो हमारे मेंटोर हैं वो आपको टारगेट देते हैं, बल्कि कॉल के बेसिस पर भी आपके इंटरेक्शन में रहेंगे और आपको कोई भी जो इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ का जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक स्कूल है
और स्कूल में कुछ पेरेंट्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि जो उनके चिल्ड्रन हैं, जो उनके उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की जो प्रेयर है वो भी उनसे करवाई जाती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जब ये बात की गई तो उन्होंने बोला कि हम हर रिलीजन की, ना सिर्फ हम मुस्लिम कम्युनिटी की जो प्रेयर है वो यहाँ पर करवाते हैं, इसके अलावा हर कम्युनिटी की जो भी इम्पोर्टेंट प्रेयर है उन सभी को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ओके, इसके बारे में उन्होंने बताया कि देखो मॉर्निंग असेंबली में हम इस्लामिक जो वर्सेज हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है गायत्री मंत्र, गुरुबानी जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इन सभी को यहाँ पर परफॉर्म करवाया जाता है। ओके, अब इसमें ये बताया गया है कि देखो क्या होगा, अब हम जो है वो इन सारी चीज़ों को क्लोज करके नेशनल एंथम जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने रखा है कि हम तो चाहते हैं कि एक तरीके से जो इक्वलिटी मेंटेन हो, कम्युनिटी बेसिस पर कोई भी प्रोटेस्ट देखने को ना मिले। आगे आने वाली जो हमारा यूथ है, हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसमें इस तरीके का एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट हो कि सभी हम इक्वल हैं, भले ही हमारे रिलीजन जो हैं वो अलग हैं, लेकिन हम जो हैं वो इंडियन हैं। अगर हम ओवरव्यू करें तो ऑल आर इंडियंस। अब यहाँ पर नेशनल एंथम की बात की गई है, तो नेशनल एंथम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको ओरिजिनली बंगाली जो लैंग्वेज है उसमें इसको कंपोज किया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कंपोज किया था। ये जो जनगण मन जो है इसको ऐसे बोलते हैं कि ये कंप्लीट जो भी इसको कंपोज किया गया था, इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने 24 जनवरी 1950 को इंडिया के नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया था। ये जो हमारा नेशनल एंथम है इसको ऐसे बोलते हैं कि 52 सेकंड जो है इसको बोलने में लगता है, लेकिन इसका भी एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है। मतलब जो हमारा नेशनल एंथम है इसकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जो है वो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है और इसको बोलने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पब्लिकली ये जो नेशनल एंथम है इसको पब्लिकली गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कलकत्ता सेशन चल रहा था उसमें सबसे पहले पब्लिकली इसको गाया गया था। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो नेक्स्ट पेज पर भी इस आर्टिकल को अच्छे से एलिब्रेट कर रखा है, पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है कि ईडी जो चीफ होते हैं, मतलब हमारे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, उनका जो टेन्योर है उसके एक्सटेंशन को लेकर के चैलेंजिंग यहाँ पर पिटीशन डाली गई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनके टेन्योर के बारे में जो भी क्लियरिटी जो होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बातें रखनी है। देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसको 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था और मेनली ये काम करता है कि फेमा जो है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग जो एक्ट है 1999 का, उसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो इशू हैं उन सभी को यहाँ पर व्यू करने की कोशिश करता है। उससे रिलेटेड जो भी केसेस हो, जो भी इशू हो, उनको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं, इमेज आपको शो कर रखी है और इसमें केरला में आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में हैवी रेन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर लैंडस्लिप जैसे इशू देखने को मिले हैं। तो लैंडस्लिप होता क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लो कोई इंडिया का या फिर किसी भी एरिया में कोई माउंटेनियस रीजन है या फिर कोई स्लोप वाला रीजन है, तो अगर यहाँ पर हैवी रेन रेगुलर बनी हुई है या फिर इसके अलावा जैसे कि सीस्मिक कंडीशन है, मींस अर्थक्वेक आ गया है, या फिर ग्रेविटेशनल इश्यूज की वजह से ये फैक्टर्स इस तरीके से क्रिएट होते हैं कि स्लोप वाले रीजन में सोइल, रॉक और इसके अलावा जो भी डेब्रीज हैं अगर उनमें मूवमेंट देखने को मिले तो यहाँ से वो फिसल करके इस एरिया से मान लो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सोइल, रॉक, डेब्रीज जो हैं वो यहाँ से स्लिप होकर के इस एरिया में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन एरिया है उसको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसे ही लैंडस्लिप, लैंडस्लाइड जैसे इशू बोलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर भी इशू देखने को मिला। वहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई। इसी तरीके से जो हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ पर भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ रेगुलर देखने को मिलती है। और हमारे इंडिया का सर्दन पार्ट जो है जहाँ पर वेस्टर्न घाट लोकेटेड है वहाँ पर भी इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है। इसका मेन रीजन ये है कि माउंटेनियस रीजन में अगर रेगुलर इसी तरीके से जो भी आपकी
एनक्रोचमेंट या फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहती हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो भी रॉक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो बाइंडिंग स्टेज में होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गैप क्रिएट होता है और फिर उसकी वजह से ये जो इशू है वो क्रिएट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो अलकायदा के जो चीफ हैं उनको यूएस की आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक करके यहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वहाँ पर उनको मार गिराया है, जहाँ पर भी वो रह रहे थे। ओके, और ये अलकायदा के जो चीफ हैं इनका नाम है अयमान अल जवाहिरी, अलकायदा के लीडर थे। जब उसके ओसामा बिन लादेन को मारा गया यूएस की आर्मी के द्वारा, उसके बाद में अलकायदा की जो कंप्लीट जो पावर है वो उन्होंने गेन कर रखी थी। इनके बारे में यहाँ पर बेसिक बातें रखी हैं कि 1951 में उनका जन्म हुआ था और कायरो में उनका जन्म हुआ। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके अलावा ये एक सर्जन थे, मीन्स डॉक्टर थे, लेकिन टाइम के साथ में एक इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होते गए और फिर टेररिस्ट जो ग्रुप जो हैं उनसे इनका कनेक्शन स्टार्ट हो गया। ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद में वो अलकायदा के लीडर बन गए। तो यहाँ पर देखो ये जो अटैक हुआ, ये जो यूएस ने जो स्ट्राइक किया, आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल है और यूएस की जो आर्मी थी उन्होंने 2021 में 31 अगस्त 2021 जो है तब तक उन्होंने अपनी कंप्लीट आर्मी को यहाँ से विड्रॉ कर लिया था। 2020 के टाइम में 2020 के टाइम में तालिबान के बीच में और यूएस के बीच में एक नेगोशिएशन होता है दोहा में और उसमें डिसाइड किया जाता है, तब यहाँ पर तालिबान जो है इन पॉइंट्स के ऊपर एग्री करता है कि हम किसी भी जो भी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें ना तो अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे और ना इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनको अफ़गानिस्तान में फ्लोरिश होने देंगे। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि 2020 में जो टारगेट लिया था, 2020 में यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर तालिबान जो है वो अपने आप को नहीं रख पा रहा है। यही बेसिक रीज़न है कि 1996 से 2001 के बीच में जब तालिबान ने पावर गेन की थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उसके कुछ टाइम के बाद में ही 2001 के टाइम से ही जब 9/11 अटैक हुआ तो यहाँ पर कुछ टाइम में ही तालिबान को हटा दिया गया और यूएस ने यहाँ पर अपनी पावर जो है एक तरीके से अपनी मिलिट्री को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया ताकि तालिबान को यहाँ पर फ्लोरिश ना होने दिया जाए। लेकिन लगभग 20 साल यहाँ पर रहने के बाद में भी अवेलेबिलिटी रखी, अपने यहाँ पर प्रेजेंस रखी यूएस ने अपनी आर्मी की, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो नहीं निकल करके आ सका। जो टेररिस्ट यहाँ पर इशूज हैं वो सॉल्व नहीं हो पाए और दोबारा से तालिबान ने यहाँ पर पावर को गेन कर लिया। ओके, तो इस तरीके की जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना जिस कंट्री में ये फ्लोरिश होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उसके रीजनल एरियाज़ में या वर्ल्ड लेवल पर भी इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये जो 2020 में जो एग्रीमेंट हुआ, जो डिसीजन हुआ, जो एक डिस्कशन हुआ, उसमें तालिबान ने अपनी जो भी बेसिक प्रोविज़न यहाँ पर रखे थे उनको यह वायलेट किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से रुपीज़ जो है वो डॉलर से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे जाता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि देखो हमारी जो करेंसी है रुपी जो है वो कोलैप्स नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की सिचुएशन है उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ पर राज्यसभा में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो भी करेंसी है वो अपना एक नेचुरल कोर्स खुद फाइंड करेगी, जिसकी वजह से जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें दोबारा से रिवाइवल स्टेज में जो हमारी करेंसी है वो मेंटेन हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आप सभी को पता है कुछ टाइम से ये रेगुलर न्यूज़ में चल रहा था कि यूएस के जो कुछ मिनिस्टर हैं, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है वो यहाँ पर ताइवान की विजिट पर आएंगे। अब इसको लेकर के वैसे चाइना ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि उनको ताइवान की विजिट पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ताइवान जो है वो वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना जो है, मेनलैंड चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है। वैसे ताइवान जो है वो अपने आप को रियल चाइना जो है अपने आप को डिक्लेयर करता है कि रियल चाइना जो है वो ताइवान है। अब यहाँ पर यूएस ने पहले जब पेलोसी की जो विजिट हो रही थी तो उन्होंने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि ताइवान की पर भी उनकी विजिट रहेगी, ताइवान कंट्री में भी वो आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने एशिया टूर के बारे में अपनी बात रखी थी और अब वो जो है वो ताइवान पर उन्होंने विजिट की है।
अब इसको लेकर के चाइना ने अपना जो इम्पोर्टेंट, अपना जो स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से दिया है कि इसकी वजह से यूएस जो है वो एक तरीके से उस कंट्री की सॉवरेनिटी पर इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी डिस्प्यूटेड रीजन अगर उस पर लगता है कि कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है तो किसी और कंट्री को अपना डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पीओके वाला जो रीजन है उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो इसको लेकर के भी चाइना को भी यहाँ पर अपना जो इंटरवीन है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन चाइना ने यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो डेवलप किया है और अभी प्रेजेंट टाइम में तो उनका स्टेटमेंट ये है चाइना और पाकिस्तान का कि कोई थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड कंट्री जो है वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें चाइना ने क्या किया है कि रोड कंस्ट्रक्शन किया है और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, कराची जो उनका सिटी है उसके पास में, तो ग्वादर पोर्ट तक यहाँ पर कनेक्टिविटी दी गई है ताकि अरेबियन सी के थ्रू जो है वो अपनी डोमिनेंस को चाइना जो है वो क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर मेन रीजन जो ही है कि चाइना जो है उसके पास में इस तरीके से ताइवान जो है वो लोकेटेड है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर चाइना और इसके आसपास वाले रीजन में बहुत सारी अपनी जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको प्रेजेंट टाइम में कंडक्ट करवा रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि देखो ये जो यहाँ पर जो एरिया आता है वो आता है साउथ चाइना सी। ओके, यहाँ पर ये चाइना है, ये ताइवान है और ये है साउथ चाइना सी। चाइना ये चाहता है कि इसके आसपास वाले रीजन पे मतलब ताइवान पर हम एनक्रोच करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो स्मॉल जैसे पारासेल आइलैंड्स है, स्प्रेटले आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर भी टाइम टू टाइम चाइना ने यहाँ पर क्या कर रहा है कि चाइना यहाँ से सैंड लेकर के आ रहा है। उसके आसपास वाले एरिया पर मान लो स्मॉल आइलैंड है, उसके आसपास वाले एरिया पर इस तरीके से यहाँ पर सैंड को डिपॉजिट कर करके इस आइलैंड वाले एरिया को इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो फिशिंग बोट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और जब क्वेश्चनिंग की जाती है कि ये तो इंडिपेंडेंट एरिया है ना, यहाँ पर आप अपनी जो बोट्स हैं उनको कैसे रख रहे हो, तो उन्होंने बोलते हैं कि हम तो फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बोट्स हैं वो हमने एस्टेब्लिश कर रखी हैं। बल्कि अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो चाइना जो है वो यहाँ पर इस एरिया पर अपना डोमिनेंस चाहता है ताकि इंडियन ओशन वाला रीजन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस क्रिएट हो सके, क्योंकि दोनों से कनेक्टिविटी के लिए ये जो पार्ट है वो काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो यही रीजन है। यूएस का ये मानना है कि कोई भी एरिया जो है वो किसी भी कंट्री के अंडर इस तरीके से डोमिनेंस में ना आए कि उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सके। ओके, तो यही रीजन है कि यहाँ पर यूएस जो है वो अपने एनक्रोच कर रहा है। कुछ टाइम पहले भी ये एरिया न्यूज़ में रहा था कि यहाँ पर जो यूएस की जो मिलिट्री इस तरीके की डिफेंस सबमरीन होंगी वो इस एरिया से इस तरीके से पास हुई कि चाइना ने क्लेम किया कि 1982 में जो हम अनक्लोज लॉ लेकर के आए थे, अनक्लोज लॉ में क्या था कि कोई भी एरिया, कोई भी मेनलैंड एरिया, उसके पास में वाटर बॉडी जो है उसको लेकर के इसके अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया को लेकर के अलग अलग नेम दिए गए थे और अलग अलग उसमें पावर दी गई थी जो मेनलैंड कंट्री है उसको। तो यहाँ पर चाइना ने क्लेम किया कि जो हमारा एरिया है जो अनक्लोज लॉ के अंडर जो हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है उस वाटर बॉडी में से यहाँ से यूएस ने अपनी सबमरीन को पास किया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, यहाँ देखिए। पहले 6 पेज पर आप देखिए। देखो कल था 2 अगस्त और 2 अगस्त जो है वो पिंगाली वेंकैया जिन्होंने हमारे जो नेशनल फ्लैग जो है उसको डिज़ाइन किया था। तो पिंगाली वेंकैया की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे नेशनल फ्लैग की, तो नेशनल फ्लैग जो है इसको काफ़ी लंबे टाइम प्रोसीजर के बाद में ये जो इसकी प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट टाइम में जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में यहाँ पर देखने को मिला था। ओके, मैडम कामा जो है उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहा था हमारे नेशनल फ्लैग की डिज़ाइन को लेकर के। ओके, जो मन की बात जिसका अभी आपको आज जो है उसका कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी 31 जुलाई को जो हमारे पीएम ने मन की बात की उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो हमने उसका एक कंक्लूसिव मीन्स एक जो है वो स्मॉल
एक तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसके बारे में बात की गई है उस मन की बात में, उन सभी का एक क्रक्स जो है वो आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड आज करवा दिया जाएगा। तो वहाँ जा कर के आप स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बेसिक फैक्ट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिनको वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिनके बारे में उन पर बात की जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पर दिए जाते हैं ताकि उनका आप यूज़ कर सको आपके मेंस आंसर राइटिंग में। तो वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो इस कक्ष में हम आपके लिए रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है देखो, ये अभी जो हमने फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल डिस्कस किया ना, अलकायदा के जो लीडर हैं उसी के बारे में इस आर्टिकल में बता रखा है कि यहाँ पर दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ था, दोहा में जो डिस्कशन हुआ था, उसको वायलेट करने की कोशिश की है तालिबान ने। उनको यहाँ पर अलकायदा के जो चीफ हैं उनको यहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी करवा करके, क्योंकि तालिबान ने प्रॉमिस किया था कि जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर फ्लोरिश नहीं होने देंगे। ओके तो अगर तालिबान यहाँ पर जिन भी डिस्कशन के ऊपर, जिन भी स्पेशल जो भी इनके बीच में डिस्कशन हुआ होगा उनके ऊपर अगर तालिबान नहीं रोक पाता है तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम, जो इशू को सॉल्व करने की बात की गई थी, हो सकता है कि अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी लाने की जो कोशिश की गई थी वो यहाँ पर आ ही ना पाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए चाइना और यूएस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि चाइना और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट जो देखने को मिल रहा है ताइवान की वजह से, उसमें क्या क्या पॉइंट हैं, क्या ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है वो फ्री बाइज को लेकर के है। अभी ये जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। राइटर ने यहाँ बताया है कि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्री बाइज के बारे में रखा कि जब भी पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं तो फ्री बाइज जैसे वर्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अकॉर्डिंग जो भी वोटर्स होते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ उनसे प्रॉमिस करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें उनको ईजिली अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चीज़ें अवेलेबल करवाती हैं क्या वो ही फ्री वाइज में आएंगी या फिर फ्री वाइज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्या होगी। इसके अलावा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने भी फ्री वाइज को लेकर के बोला है कि ये एक सीरियस इशू है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर अपना स्टैंड लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि फाइनेंस कमीशन जो है उसको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो इशू है इसकी वजह से फ्री वाइज वजह से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। इसके लिए वो काफ़ी पैसा खर्च करती हैं और पैसा खर्च करेंगी तो पॉलिटिकल डोनेशन जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ होगा। जब पॉलिटिकल डोनेशन इंक्रीज़ होगा तो करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो इसकी वजह से सोल्व हो पाएंगे अगर फ्री बाइज को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टैंड रखती है। राइटर ने बोला है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्री बाइज में आप किस किस को इंक्लूड करोगे। क्या सिर्फ जो पॉलिटिकल इलेक्शन के टाइम में जो भी आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो उनको कवर करोगे, या जो प्रॉमिस आप कर रहे हो वो भी कवर किए जाएंगे। गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम में जो फ्री ग्रेन उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे टाइम टू टाइम फ्री ग्रेन प्रोवाइड की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो टाइम टू टाइम जब भी कहीं डिस्कशन होता है तो उस बात को रखते हैं। एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की तो आप कोशिश कर रहे हो कि टाइम टू टाइम कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी रैली हो रही है पॉलिटिकल, उसमें ये सारी बातें रखी जा रही है। दूसरा मनरेगा हो गया, तीसरा मिड डे मील स्कीम हो गया। इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर आप भी तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो राइटर का ये बोलना है कि जो फ्री वाइज है, क्या इसमें इलेक्शन के टाइम में जो काम किया गया उसको इंक्लूड किया जाएगा, या बाद में जो गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आती है फिर उनका बार बार यूज़ किया जाता है, क्या उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो राइटर ने बोला है कि या आप हमारी कंट्री की जो पुअर पॉपुलेशन है, अगर उनको आप हेल्प करने की कोशिश करते हो, उनको आप अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको अगर आप फ्री वाइज में काउंट करते हो और उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो, तो टाइम टू टाइम जो हमारे इम्पोर्टेंट, जो हमारे लेविश पर्सन हैं, जो हमारे रिच पर्सन हैं, उनको भी जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम टैक्स एविजन करती है ना, उनके लिए भी तो टाइम टू टाइम उनको टैक्स रेट में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है एक नॉर्मल पर्सन, और उनके लिए जो टैक्स रेट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स के बेसिस पर अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी, जैसे कि उनको बैंक से कुछ लेना है, बैंक से जो मनी लेते हैं तो उसको लेकर के जो भी उनकी रेट जो होती है
इंटरेस्ट रेट वो भी काफ़ी कम होती है। तो फिर आप उनको भी तो अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, क्या ये चीज़ें भी काउंट नहीं होनी चाहिए? तो राइटर ने ये बोला है कि अगर जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है उनको जो ऑब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो काम किया जा रहा है, उनको अगर आप इंक्लूड करते हो तो जो रिच पर्सन है उनके लिए कंट्री जो काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, उसको भी इंक्लूड यहाँ पर किया जाना चाहिए, तभी जाकर के इसका जो रिजल्ट जो है ना वो आ पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को लेकर के है। यहाँ पर कुछ डाटा रख रखे हैं और इसमें बता रखा है कि अगर हम कुछ टाइम में देखें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और यहाँ पर 70% जो एरिया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं उसमें 70% से भी ज़्यादा जो एरिया है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से, मतलब प्लांट से, जो हमारे ट्रीज़ हैं उससे कवर है। लेकिन अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 1000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया जो है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो है वहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स अमोंग ऑल इंडियन स्टेट्स। मतलब ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनक्रोचमेंट इंक्रीज़ हो गया है और यहाँ पर लैंड एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो इस तरीके की जो हम रेगुलर जो डाटा रखते हैं ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको लेकर के लिखा जा सकता है कि लास्ट 1 डेकेड में अगर हम देखें तो इंडियन स्टेट में जो है वो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर देखो BSNL आप सभी को पता है गवर्नमेंट जो है कंपनी है, इसको लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम BSNL जो है उसको रिवाइवल स्टेज में लेकर के आ सकते हैं। इस आर्टिकल में देखो एक बात रखी गई है कि देखो अभी स्पेक्ट्रम का जो 5G स्पेक्ट्रम जो है ना उसके जब ऑक्शन हुआ था तो उसमें एक बात बोली गई थी कि BSNL जो है यहाँ पर बैलेंस बनाने का काम करेगा। बहुत सारी कंपनी जो हैं वो अपने 5G डाटा जब देंगी तो उसके लिए जो प्राइस है हो सकता है कि बहुत हाई लेवल पर रखे, लेकिन जो BSNL है वो इसमें एक बैलेंस इस तरीके से क्रिएट करेगा कि ताकि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने प्राइजेस को काफ़ी हाई लेवल पर लेकर के ना जा सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट आर्टिकल है मिस्टर जो बाइडेन ने जो अभी अफ़गानिस्तान में जो उनकी आर्मी ने जो उनकी मिलिट्री ने जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया कि अलकायदा के चीफ को जो मारा उसके बारे में यहाँ पर बताया रखा है कि किस तरीके से उनका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। दोनों ही कंट्री के मीन्स इंडिया और मालदीव के बीच में बहुत सारे इशू, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। दोनों ही कंट्री ने बोला है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जो भी कॉपरेशन देखने को मिलेगा उसको दोनों कंट्री जो हैं प्रमोट करेंगे। यहाँ पर मालदीव ने इंडिया के लिए एक तरीके से बात रखी है कि किस तरीके से कोविड के टाइम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमारी। इसके अलावा मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स जो है उसके लिए जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जो लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं, वो सभी भी इंडिया ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उसको एस्टेब्लिश करने की हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी यहाँ के आइलैंड एरिया हैं उन सभी को यहाँ पर मालदीव की कैपिटल है माले, और इसके जो नेबरिंग आइलैंड्स हैं उन सभी को यहाँ पर लिंकिंग करने के लिए प्रोजेक्ट इंडिया ने एस्टेब्लिश यहाँ पर किया है। इसके अलावा फ्री फाइनेंस जो है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है और 75 ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे 15 अगस्त को। तो अभी मन की बात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बताया था कि हर घर तिरंगा कैंपेन 13 से 15 अगस्त के बीच में हर जो घर है, मतलब हर हाउस होल्ड को अपने घर के ऊपर जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करना है। इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बताया कि जब हम 100 ईयर कंप्लीट करेंगे हमारे इंडिपेंडेंस के मीन्स 2047 में, तो उस टाइम तक हमें क्या करना है, अभी 75 ईयर जो है वो हमने
जो है कवर किए हैं वो अमृत महोत्सव है, अमृत काल है। नेक्स्ट 25 ईयर जो है वो हमारे कर्तव्य काल है। हमारे हर सिटीजन की ड्यूटी है कि हम हमारे कंट्री को फ्लोरिश करने के लिए हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से करें, ताकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने जो ड्रीम देखा था हमारे इंडिया के लिए उसको हम ईजिली कवर कर पाएँ। और इससे अच्छी ट्रिब्यूट जो है वो हमारे नेशनल फाइटर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 14 पर, यहाँ पर जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये बताया है कि महाराष्ट्र का जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने उनको टारगेट करने की कोशिश की है। जो महाराष्ट्र का जो वक्फ बोर्ड है उसके थ्रू वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे उनके जो भी इशू होंगे उनको, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और उनकी जगह पर किसी और को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। ओके, तो ये वक्फ बोर्ड होता क्या है? वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये स्टेचुरी बॉडी है जो वक्फ प्रॉपर्टी मीन्स जितना भी एरिया उनको दे रखा है किसी भी स्टेट में उसको सुप्रिटेंडेंट करने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वक्फ जो है भगवान के नाम पर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए जो एरिया किसी भी कम्युनिटी को दिया जाता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को जो एरिया दे रखा है उसको रेगुलेट करने के लिए ये वक्फ बोर्ड जो है बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल, इससे पहले देखो यहाँ पर ये बता रखा है, कुछ बेसिक बातें बता रखी हैं। जो हमारे एजी हैं उन्होंने एक बात रखी है अटॉर्नी जनरल ने कि आर्टिकल 76 सब क्लोज 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये पावर देता है अटॉर्नी जनरल को राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में जो भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर जाकर के ऑडियंस के रूप में वो बातें सुन सकते हैं। ओके, और इस तरीके का जो कंडक्ट है, मतलब इस तरीके के जो उनको पावर दे रखी है, वो एक तरीके से जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एजी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनको एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर जो है वो अटॉर्नी जनरल को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में बता रखा है। हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर, उसके लिए टॉप लेवल के जो लॉ ऑफिसर हैं उसका रोल प्ले करते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है उनको सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं उनके द्वारा असिस्ट किया जाता है। चीफ लीगल एडवाइजर का रोल प्ले करते हैं अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो तो उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। इसके अलावा जो फॉरेन पेज पर है उस पर सेम वही जो रशिया यूक्रेन जो इशू है, इसके अलावा ताइवान वाला जो इशू जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में वहाँ पर बताया हुआ है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप हमारी बहुत सारी सीरीज हैं जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, और इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में हमने आज़ादी सीरीज भी कल से आपके लिए स्टार्ट की है। इसमें हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं, मींस हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से जो भी क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू आपको हमें आज़ादी कैसे मिली उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू MCQ के थ्रू कवर करवाया जा रहा है। तो 15 अगस्त तक ये आपकी जो है आज़ादी सीरीज चलेगी। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो भी कंप्लीट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।